हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, हमने स्टार्ट की है TY BCom का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की जर्नी, दैट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ना बच्चों, हर कंट्री चाहती है, और स्पेशली डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, आफ्टर 1991 के बाद हमने इतने एफर्ट्स लिए फॉर आवर इकोनॉमी कि हर तरह से हम लोग अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें। हर एक सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर हो जहाँ प्रायोरिटी सेक्टर जो है वो बहुत एसेंशियली हम एग्रीकल्चर को या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को, जिनको फाइनेंस की और टेक्नोलॉजी की असिस्टेंस की ज़रूरत है, हम उन्हें सपोर्ट करें। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, हमने इतने एफर्ट्स डाले कि हमारी इकोनॉमी जो है वो काफ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अचीव कर सके और अपने एक्सपेक्टेड टारगेट्स को अचीव कर सके। इन सब में हमें ज़रूरत होती है नंबर 1 हमें इन्वेस्टमेंट की, और नंबर 2 रिसेंट टेक्नोलॉजी की, एडवांस टेक्नोलॉजी की, और इसके लिए हम मदद लेते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। अब हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बच्चों शुरुआत किया, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, देन उसके अलावा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लेकिन आज के पार्ट में हम देखेंगे कि ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे इकोनॉमी में आती है, यानी जो पेरेंट कंट्री जो रहती है, जो होस्ट कंट्री में इन्वेस्ट करती है, उसे इस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो 3 इंपॉर्टेंट वर्ड से बना हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये जो FDI है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ये क्या है? ये एक इन्वेस्टमेंट है जो हमेशा किसी भी फॉरेन कंट्री से या तो इंडिविजुअल करता है, या वहाँ की फर्म करती है, या वहाँ की गवर्नमेंट करती है। फॉर व्हाट पर्पस? उनका एक लास्टिंग इंटरेस्ट रहता है कि लॉन्ग रन में उस कंट्री में हम अपना कंट्रोल जो है, उसके मैनेजमेंट का हम एक बहुत ही एक्टिव हिस्सा बनेंगे, उसके प्रॉफिट में हम लोग जो है वो एंजॉय करेंगे। और यही सब सोच के वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हमेशा फॉरेन कंट्री के इंडिविजुअल हो, कंपनी हो या फर्म हो या गवर्नमेंट हो, दे विल ट्राई टू इन्वेस्ट इन द अदर कंट्री। तो इस तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हर एक कंट्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है टू अचीव द सस्टेनेबल गोल्स। नाउ आज हम देखेंगे कि ये जो FDI है वो होस्ट कंट्री के लिए, जहाँ फंड्स इन्वेस्ट किए जाते हैं, वहाँ पे क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, और नॉट ओनली बेनिफिट लेकिन उसके लिमिटेशंस क्या है, यानी कॉस्ट टू द होस्ट कंट्री, यानी हम क्या कॉस्ट जो है वो पे करते हैं, क्योंकि हर सिक्के के 2 साइड्स रहते हैं। सिमिलरली FDI अगर हमें बेनिफिट देता है तो कहीं ना कहीं पे हम कॉस्ट भी इंकर करते हैं। तो चलो देखते हैं प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ FDI। तो पहले देखते हैं हम लोग उसके बेनिफिट्स, कि जब हमारी इकोनॉमी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो मिलता है, हमारी इन्वेस्टमेंट लेवल को एक सपोर्ट मिलता है, फाइनेंशियल असिस्टमेंट मिलता है, हमारी टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलता है, एक एफिशिएंट और स्किल्ड ट्रेनिंग स्टाफ का सपोर्ट मिलता है, तो हमारी इकोनॉमी को हर तरफ से काफ़ी इनकम, एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्टिविटी सब में हमें बेनिफिट मिलता है। तो चलो 1 बाय 1 करते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स जो हैं वो हमें मिल रहे हैं। जैसे पहला हम देख रहे हैं इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट। अब बच्चों, जब हम लोग सोचते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी इकोनॉमी में एडिशनल कैपिटल प्रोवाइडेड होगा, कैपिटल ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, ये कैपिटल ज़्यादा मिला, अब उस कैपिटल की वजह से प्रोडक्शन, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम सब ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर हम लोग बाहर से कर्जा लेते थे, यानी एक्सटर्नल डेप्ट, तो उस एक्सटर्नल डेप्ट का बर्डन तो एटलीस्ट हमारे ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि अगर एक्सटर्नल डेप्ट होता है, कर्जा है, बोरोड फंड है, तो वी हैव टू मेक द इंटरेस्ट पेमेंट, तो वो इंटरेस्ट पेमेंट का प्रेशर नहीं है बच्चों। तो इसके लिए इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, यानी हमारी इकोनॉमी में कैपिटल और इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़ता है बिकॉज ऑफ FDI। दूसरा रहता है न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में होता है, और वो भी इन द फॉर्म ऑफ लेटेस्ट इनपुट्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, यानी ट्रांसफ़र होता है न्यू टेक्नोलॉजी स्पेशली इन आवर इकोनॉमी, तो न्यू वेराइटीज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारे पास न्यू स्किल, न्यू टैलेंट जो है
वो अवेलेबल हो जाता है। तो न्यू टेक्नोलॉजी का सपोर्ट जो है वो भी हमारी इकोनॉमी को मिलने लगता है। यानी कोई भी इकोनॉमी हो, जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है तो ये हमेशा नई टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करता है। यानी न्यू वैरायटी की वजह से, यानी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से हम अपनी इकोनॉमी में क्या लाते हैं, मॉडर्नाइजेशन। तो इस तरह से आपकी इकोनॉमी जो है वो भी अपग्रेड हो जाती है। यानी दे आर आल्सो गेटिंग द अवेयरनेस अबाउट द न्यू लेटेस्ट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो इससे क्या फ़ायदा होता है। थर्ड फ़ायदा जो रहता है, इट विल इनकरेज द डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस। यानी जब आपकी इकोनॉमी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है तो आपकी इकोनॉमी में जो कंपटीशन का लेवल है बच्चों वो भी बढ़ता है। प्लस जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस हैं, दे विल ट्राई टू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, अब आपकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, अब उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में क्या होगा, बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस होंगे। और जब क्वालिटी इंप्रूव होगी तो बट नेचुरल एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा क्योंकि क्वालिटी इंप्रूव हो गई। तो इस तरह से हमेशा ये देखा गया है कि जहाँ पे भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है, जैसे हमने कहा टाटा इंडस्ट्रीज़ का हमने देखा AIG से हुआ, या टाटा एयरलाइंस का हमने देखा कि विस्तारा सिंगापुर के ब्रांच से उन्होंने मर्जर कर लिया, या हम मारुति का सुजुकी के साथ देखते हैं, हीरो का होंडा के साथ हम देखते हैं। जब ऐसे मर्जर्स और जिसमें FDI इस तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आती है तो बटर नेचुरल क्या होता है, उसमें हमारी इकोनॉमी में एक जो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है, एक स्टैंडर्ड ऑफ एम्प्लॉयज़ है, वो भी बढ़ने लगता है। क्योंकि इसमें डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस क्या करते हैं, बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं वो हम प्रोड्यूस करते हैं, जो इजीली हम इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर पाते हैं। तो ये भी एक हमें बेनिफिट मिलता है बिकॉज ऑफ FDI। नेक्स्ट होता है इट विल इनकरेज एक्सपोर्ट, क्योंकि बटर नेचुरल जब आपकी क्वालिटी बढ़ेगी तो वही क्वालिटी आपके एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगी, इनकरेज करेगी। यानी जो प्रोड्यूसर्स इस तरह से FDI का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि हमने देखा बच्चों बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जब हमारी इकोनॉमी में FDI सेक्टर जो है इनिशिएटिव लेता है तो ज़्यादा से ज़्यादा FDI के सेक्टर्स कौन से हैं, जैसे हमने देखा कंप्यूटर्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, सर्विसेज में हम बैंकिंग देखते हैं, ट्रांसपोर्ट देखते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑटोमोबाइल है, केमिकल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब इसमें हमने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फंड्स हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो हमें जापान से मिलते हैं, जर्मनी से मिलते हैं, मॉरिशस से मिलते हैं, सिंगापुर से मिलते हैं, UK है, कनाडा है, नेदरलैंड है। यहाँ से हमें जब पैसे मिलते हैं तो बटर नेचुरल वो क्वालिटी हम प्रोवाइड करते हैं। एम्प्लॉयज़ का स्टैंडर्ड वैसे स्किल्ड हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रहता है, टेक्नोलॉजी एकदम हाई क्लास हाई ग्रेड रहती है। तो बटर नेचुरल हमारी इकोनॉमी के गुड्स बेटर क्वालिटी के बने और वही गुड्स हम इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि BMW जो है, जिन्होंने यहाँ पे भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। अब BMW के हमने कहा कि लास्ट 4 ईयर्स में हमने ये देखा है कि लगभग 50,000 यूनिट्स जो हैं टू व्हीलर्स BMW के उन्होंने इंडिया से एक्सपोर्ट किए हैं। तो ये क्या है, हम इंकरेज करते हैं एक्सपोर्ट लेवल। तो हमारी इकोनॉमी में जब इस तरह की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है तो बटर नेचुरल चाहे वो हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो या कॉन्ग्लोमरेट हो, या हमने देखा था प्लेटफॉर्म, हमने FDI देखा था, या हमने ग्रीन फील्ड देखा था, मर्जर एंड एक्विजिशन जिसको हमने ब्राउन फील्ड कहा था। बच्चों ये सब जो नाम ले रही हूँ अगर आपको नहीं पता है तो आप इसका फर्स्ट पार्ट बच्चों ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यही सब है कि हम किस टाइप का इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो करते हैं। तो इस तरह से आपकी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट का भी हमें फ़ायदा मिलता है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट है फिर से आ गया देखो कंपटीशन। आपकी इकोनॉमी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से इंक्रीज होता है कंपटीशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक मार्केट्स। आपके डोमेस्टिक मार्केट में अगर सपोज कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उसके सामने जब FDI वाले भी कुछ ऐसे बिजनेसमैन आ जाते हैं जहाँ पे उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व की है,
तो बट नेचुरल क्या होता है, कंपटीशन लेवल बढ़ जाती है, क्योंकि क्या है, अपने डोमेस्टिक मार्केट में कुछ प्रोड्यूसर्स हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं वही गुड्स, लेकिन अगर सपोज अभी फूड मार्केट्स हैं, उसमें हम देखते हैं मैकडोनल्ड्स आ गया। अब मैकडोनल्ड्स के गुड्स के सामने जब अब दूसरे प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करते हैं, कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं। दे विल ट्राई टू प्रोवाइड द सेम गुड्स, वही सेम फूड आर्टिकल्स जो आइटम्स जो है वो भी इस तरह से प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। तो एक कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ने लगती है, और जब कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ने लगती है, कंपटीशन बढ़ता है, तो पता है फ़ायदा किसका होता है, कस्टमर का फ़ायदा होता है। जो प्रोड्यूसर्स है उनका प्रॉफिट कम हो जाता है। मोनोपोलिस्ट दे विल ट्राई टू रिड्यूस देयर प्रॉफिट एंड दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट द कस्टमर। वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं। तो कंपटीशन का फ़ायदा, कॉम्पिटिटिवनेस का फ़ायदा किनको मिलता है, कस्टमर्स को मिलता है। बेटर क्वालिटी, वो भी एट अ रीजनेबल प्राइस, तो ये फ़ायदा रहता है। नेक्स्ट रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बच्चों आपने पढ़ा था, जब हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था तो उसमें हमने कहा था ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। अब जब ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पे आपका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, आप किसी भी रीजन में किसी भी एरिया में करोगे तो इट विल ऑलवेज इनकरेज द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। वो दे विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच ओनली, वो हर चीज़ अपने लेवल पे करते हैं। उनका प्लांट एंड मशीनरी हो, फर्नीचर हो, या हमने उसमें देखा कि हर एक जो भी उनका प्लानिंग रहता है, जो भी वो स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, वो हर एक चीज़ को वो खुद प्लान करते हैं। यानी अपने पूरे स्टाफ को ट्रेनिंग कैसे देना है, किस तरह से उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, किस तरह से उनको कोडिंग देना है, हर चीज़ जो है वही प्रोवाइड करते हैं। तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में हमेशा होस्ट कंट्री को न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कहा मैकडोनल्ड्स मैंने कहा, मैंने KFC कहा, डोमिनोज हमने कहा, ये न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जब आता है, एक फॉरेन कंट्री कोई भी अगर सपोज मॉल जो है, सपोज यहाँ पे वो स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस वो यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई सर्विसेज वो प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे हमने कहा कि बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है। अब बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में उन्होंने पूरा सिंस फ्रॉम द स्क्रैच किस तरह से करना है, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वो बनाएंगे। मेट्रो का उन्होंने जब प्लानिंग किया था, किस तरह से वो इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्लान्ड बाय देम। तो हर इवन फैब्रिकेशन उसमें भी वो टाइटली कंट्रोल जो है वो करते हैं, यानी हर चीज़ उनको वैसी ही चाहिए। तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर उनका रोबस्ट और मॉडर्न, लेटेस्ट रहता है, एडवांस्ड रहता है। देन कंट्रीब्यूशन टू BOP। अब बच्चों हमेशा जब FDI में आते हैं तो दो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे सामने दो कंसेप्ट रहते हैं। एक रहता है BOP और दूसरा रहता है BOT, यानी एक रहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी डिफरेंस बिटवीन कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो, दोनों के बीच में, यानी फॉरेन करेंसी जो है इसके बीच का जो आपका डिफरेंस है, दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। यह हमेशा आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है, लेकिन बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। दो टर्म्स बच्चों, एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो एक वाइडर कंसेप्ट है। जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट देखते हैं तो हमारे इकोनॉमी में ओवरऑल कितना फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हुआ है और कितना फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो हुआ है, वो जो आपका डिफरेंस है दैट विल कम अंडर द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर वो हमारे इकोनॉमी में हमारे पास इनफ्लो ज़्यादा है तो सरप्लस है, लेकिन अगर आउटफ्लो ज़्यादा किया है तो डेफिसिट है। इसके लिए BOP डिसइक्विलिब्रियम में दिखाई देता है। दूसरा रहता है BOT। जब हम बैलेंस ऑफ ट्रेड देखते हैं तो वो है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट, आपकी इकोनॉमी में कितना एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हुआ है और कितना इंपोर्ट ऑफ गुड्स हुआ है। तो जो डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हुआ है दैट विल बी शोन बाय बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो इस तरह से आपकी इकोनॉमी में दो टर्म्स कॉमनली बस आपको सुनाई देते होंगे, एक BOP और एक BOT। अब बच्चों यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, कंट्रीब्यूशन टू BOP। जब आपकी इकोनॉमी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा तो आपकी इकोनॉमी में आपके कैपिटल को उन्होंने ज़्यादा बढ़ा दिया, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया, तो इनफ्लो ज़्यादा हो गया, कैश इनफ्लो। इसकी वजह से BOP क्या हो जाता है बच्चों, आपका
पॉजिटिव हो जाता है। तो हमेशा एफडीआई जो है वो बूस्ट कर देता है किसको, आपके इनफ्लो को, आपके इन्वेस्टमेंट को। उसकी वजह से आपकी क्वालिटी क्या हो गई बच्चों, बढ़ गई। आपका एक्सपोर्ट क्या था, इनकरेज हो गया, और जब आपका एक्सपोर्ट बढ़ गया फिर से इनफ्लो ऑफ रेवेन्यू बढ़ जाएगा, यानी बीओपी विल बिकम पॉजिटिव। तो हमेशा आपका बीओपी हमेशा बिकॉज ऑफ एफडीआई क्या रहता है, पॉजिटिव, हमेशा वो आपके फेवरेबल रहता है, अ वेरी गुड बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा, नेक्स्ट ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। अब ये भी एफडीआई का बेनिफिट हमें मिलता है कि आपका कंट्रीब्यूशन टू बीओपी ये तो पॉजिटिव ही हो जाता है, लेकिन जब आपके इकोनॉमी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है तो उसकी वजह से आपका एफडीआई आपके टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफ़र करके लेके आता है। और जब टेक्नोलॉजी नई ट्रांसफ़र होती है तो हमने क्या देखा, हम अपने एम्प्लॉयज़ को अपग्रेड करते हैं थ्रू ट्रेनिंग, हम ट्रेनिंग देते हैं। और जब एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑपरेटिंग अवर न्यू बिजनेस, कैसे न्यू बिज़नेस की स्ट्रैटेजी बनाएंगे, कैसे मैनेजमेंट को हम जो है वो अपनी जो टारगेट्स हैं वो हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे, कैसे मार्केट को कंट्रोल करेंगे, कैसे डिफरेंट आउटलेट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट के थ्रू कैच करेंगे, कैसे कस्टमर्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स देंगे, यानी कंप्लीट मॉडर्न वर्क कल्चर, उसका नॉलेज जो है वो एफडीआई के थ्रू दिया जाता है। यानी कस्टमर का सेटिस्फैक्शन वो हम देखते हैं ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। आजकल हम ऑनलाइन जो है वो शॉपिंग करते हैं, तो इसकी किसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है, क्योंकि हमारे आजकल मॉडर्न स्ट्रैटेजीज जो है वो यही है कि कस्टमर के पास टाइम नहीं है, आप उन्हें वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उनको मोबाइल पे दिखा दो, इफ़ दे आर सेटिस्फाइड, कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन अबाउट द प्रोडक्ट जो है वो उनको दिया जाता है, डिटेल नॉलेज दिया जाता है, कस्टमर पेमेंट भी ऑनलाइन करेगा, घर बैठे उसको हर चीज़ मिलेगा, मेडिसिन तक हमको घर पे मिल जाती हैं, जो मेडिसिन हमको चाहिए उसमें 20%, 30%, 40% हमको उसमें डिस्काउंट मिल जाता है, और हम वो चीज़ें भी अपने घर में मंगा लेते हैं। इवन जब हम देखते हैं कि मेडिकल अगर आपका कुछ भी ब्लड टेस्ट करवाना है, कंप्लीट पैकेज करना है, हर चीज़ घर पे प्रोवाइडेड है। ये तो सिर्फ एक कॉमन हमने बात की, लेकिन मैंने कहा शॉपिंग जो है वो भी हम कर पा रहे हैं। तो इस तरह से आपका जो स्टाफ है, एम्प्लॉई है, वो आपको घर बैठे बैठे, जैसे हम जोमेटो देखते हैं, उबर ईट्स है, स्विगी है, यहाँ से घर बैठ के आपको टेस्टी फूड्स जो है आप ऑनलाइन जो है ऑर्डर दे सकते हो। आपको अपना टेस्ट, अपने चॉइस, अपना टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से चीज़ें घर मिल जाएंगी। तो ये सब क्या है, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। अगर ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हो तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर पाओगे। तो हमेशा आपकी एफडीआई जो है वो आपके इकोनॉमी में एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देके उनको अपग्रेड कर देती है, उनको अपने स्टैंडर्ड पे लेके आती है, ताकि वो बेटर मैनेज कर पाए, प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर पाए, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना पाए और प्रॉफिट भी हद से ज़्यादा कमा पाए। तो ये होता है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। देन है सोशल डेवलपमेंट। ये भी फ़ायदा रहता है बिकॉज ऑफ एफडीआई। क्यों? क्योंकि जब आपकी इकोनॉमी में न्यू टेक्नोलॉजी आई, नया कैपिटल आया, नया एम्प्लॉयड जनरेशन हुआ, यानी इनकम भी बढ़ा, आउटपुट भी बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा, वेजेस भी हायर आपको दिया गया, तो बट नेचुरल क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो होस्ट कंट्री में आपका ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, यानी सोशली डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाएगी। लास्ट है रेवेन्यू। अब ये भी फ़ायदा है, क्योंकि जितने भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे इकोनॉमी में, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आए, यहाँ टर्शियरी सेक्टर में आए, आपकी इकोनॉमी में प्रॉफिट को तो जनरेट करेगा। और उसमें आपको मालूम है ज़्यादा से ज़्यादा ये बेनिफिट किन को मिलता है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को। और क्या पे करते हैं, दे विल पे देयर टैक्स, वो टैक्स पे करेंगे और वही कारपोरेट टैक्स पे बनेगा अ बिग रेवेन्यू फॉर आवर गवर्नमेंट। तो होस्ट कंट्री को जो रेवेन्यू है, इनकम है, हमारी गवर्नमेंट को थ्रू कारपोरेट टैक्स भी मिलती है। तो इस तरह से ये है ऑल बेनिफिट्स ड्यू टू एफडीआई। हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, कैपिटल ज़्यादा ऐड होता है, दैन न्यू टेक्नोलॉजी है उसका बेनिफिट्स हम होस्ट कंट्री को मिलता है। ये हमारे डोमेस्टिक इंटरप्राइजेस को इम्प्रूव करते हैं कि वो बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स जो है वो प्रोवाइड करे, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो।
ये एक्सपोर्ट को बढ़ा देता है, कंपटीशन और कॉम्पिटिटिवनेस स्प्रिट को बढ़ा देता है। हमारे पास ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस्ट बेनिफिट मिलता है। हमारा बीओपी लेवल जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। एक तो एफडीआई का इनफ्लो होता है, प्लस हमने इतना एक्सपोर्ट किया कि फिर से फॉरेन करेंसी जो है वो हमें गेन मिलती है, यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी अर्न करते हैं। और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट यानी एक बेटर वर्क कल्चर जो है वो हमें दिखाई देता है। हमारा एचआर डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी सुपीरियर सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है। सोशल डेवलपमेंट, हमारे इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और स्पेशली हायर वेजेस आर गिवन टू वेरी हाईली ट्रेंड स्टाफ। तो आजकल आप देखते हो पैकेजेस भी बहुत बड़े बड़े दिए जाते हैं, सोशल डेवलपमेंट भी दिखाई देता है, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिखाई देता है, एंड ओवरऑल रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इंक्रीज ड्यू टू द कॉर्पोरेट टैक्स। तो आउट ऑफ दिस 10 पॉइंट्स यू कैन राइट एनी 7 to 8 पॉइंट्स इन योर एग्जाम। ओके बच्चों, अच्छा अब आते हैं लिमिटेशन या कॉस्ट ऑफ एफडीआई। जैसे मैंने कहा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड और टेल यानी प्रॉज है, एडवांटेजेस हैं, मेरिट्स हैं, तो कुछ डीमेरिट्स भी हैं। क्योंकि क्रिटिक्स ऐसे कहते हैं कि जब एफडीआई आता है तो आपके इकोनॉमी में एफडीआई की वजह से कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है वो कुछ जो है वो फॉरेनर्स के हाथ में चला जाता है, और सम टाइम वी विल बिकम डिपेंडेंट ऑन देम। यानी अगर हमें फाइनेंशियल असिस्टेंट चाहिए, टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए, तो एनी हाउ वी विल रिलाई ऑन देम। तो पहला लिमिटेशन यही है डिपेंडेंसी, कि जनरली हम ऑब्जर्व करते हैं कि खास करके जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं दे मोस्टली रिलाई एंड डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड द फॉरेन के रिसोर्सेज, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, टेक्निकल रिसोर्सेज हो, मैनेजमेंट रिसोर्सेज हो, तो डिपेंडेंसी समटाइम वी विल ऑब्जर्व इट। ओके बच्चों, तो ये भी हमें दिखाई देता है कि डिपेंडेंसी लेवल जो है वो बढ़ जाता है। सेकंड जो है वो है डाइवर्जन। डाइवर्जन यानी समटाइम वी विल ट्राई टू डाइवर्ट अवर रिसोर्सेज टू अदर एरियाज, यानी जहाँ हमें करना चाहिए था हमने वहाँ नहीं किया, लेकिन किसी और जगह हमने रिसोर्सेज को क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। जैसे क्या होता है, कभी कभी डोमेस्टिक इकोनॉमिक प्लान्स हैं जो हमें बनाने चाहिए थे, लेकिन हमने क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया इन द फेवर ऑफ एफडीआई एक्टिविटीज़। क्योंकि अगर हमें चाहिए कि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनकी तरफ हमें इकोनॉमिक प्लान्स को हमें डाइवर्ट करना चाहिए था, लेकिन हमने देखा नहीं, अगर हम यहाँ देंगे तो इट विल टेक अ मोर टाइम फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे बेटर है अगर हम फॉरेन की टेक्नोलॉजी लेके आते हैं तो हम और ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। कभी कभी ऐसे डिसीशंस लिए जाते हैं, इसको कुछ क्रिटिक्स कहते हैं डाइवर्शन, कि हमने क्या किया, अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को उतनी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड नहीं की जितना हमने एफडीआई यानी फॉरेन कंट्री के इंडिविजुअल्स को या कंपनीज़ को या फर्म्स को हमने प्रोवाइड की। तो उनके फंड्स और उनकी टेक्नोलॉजी को हमने प्रायोरिटी दिया, इम्पोर्टेंस दिया, लेकिन हमारे जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक प्लान्स थे उनको हमने उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया। तो कभी कभी क्रिटिक्स इसको कहते हैं कि वी आर हैविंग द ड्रॉबैक ऑफ इट, ये लिमिटेशन है कि हमने अपने डोमेस्टिक प्लान्स को किसके फेवर में डाइवर्ट कर दिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फेवर में डाइवर्ट कर दी। थर्ड है ट्रेड बैलेंस, यानी हमारा बीओटी जो हमने कहा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इंपोर्ट ज़्यादा हो गया तो एक्सपोर्ट से, अगर इंपोर्ट ज़्यादा हो गया तो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व ज़्यादा हो जाता है, और कभी कभी इंपोर्ट अगर ज़्यादा हो जाता है, एक्सपोर्ट कम हुआ तो यानी बोरोड फंड, और अगर बोरोड ज़्यादा हो गया तो फिर हमें इंटरेस्ट पे ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसके लिए ट्रेड बैलेंस यानी सम टाइम ऐसा दिखाई देता है इफ़ इम्पोर्ट इज़ ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, अगर आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो गया तो आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ट्रेड क्योंकि इम्पोर्ट ज़्यादा हो गया, अगर आपने इम्पोर्ट ज़्यादा किया और एक्सपोर्ट कम, यानी इम्पोर्ट इज़ ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, अगर वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा आपका इम्पोर्ट हो गया यानी M इज़ ग्रेटर देन X, तो ये क्या हो जाता है, नेगेटिव बैलेंस, ये हमें पता है। तो कभी कभी हमारे क्रिटिक्स कहते हैं कि सम टाइम वी ऑब्जर्व कि हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो थोड़ा नेगेटिव दिखाई देता है। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। यहाँ पे भी देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी उन्होंने कैच किया कि अगर कभी कभी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं
वो क्या कर देती है, सम टाइम हमने पढ़ा था जब हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में किया था, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हमने एक पॉइंट ये भी कहा था कि जो एमएनसीज हैं वो क्या करती हैं, अपना प्रॉफिट जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है या जो उन्हें मिला है वो फिर से री इन्वेस्ट कर देती हैं। तो वो जब री इन्वेस्ट हो जाता है, यानी वो अपना प्रॉफिट तो यहाँ लेके ही नहीं आए, फॉरेन कंट्री से उन्होंने अर्न किया लेकिन वापस उन्होंने वहीं पे इन्वेस्ट कर दिया। यहाँ पर भी सम टाइम ऐसे होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब बात आती है तो वी ऑलवेज ऑब्जर्व कि एमएनसीज की जो अर्निंग्स है, जो अब्रॉड में वो अर्न कर रही हैं, या जो इम्पोर्ट हद से ज़्यादा हमारी इकोनॉमी में होता है, ये हमेशा हर्ट करता है टू होस्ट कंट्री। वो होस्ट कंट्रीज़ को अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसके कैपिटल अकाउंट में अफेक्ट होगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट से फिर हमें उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। यानी सम टाइम हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें हम देखते हैं कि आउटफ्लो ज़्यादा हो जाता है फॉरेन करेंसी का एज़ कम्पेयर टू इनफ्लो। तो यहाँ पर भी डिसइक्विलिब्रियम यानी अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट दिखाई देता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हो या बैलेंस ऑफ पेमेंट हो, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो गया या आपकी इकोनॉमी में फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू इनफ्लो, तो सम टाइम यहाँ पर हमें अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट दिखाई देता है। तो कहीं कहीं पे थोड़ा नेगेटिव कंसेप्ट भी कुछ क्रिटिक्स कहते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है कि हमारे बिजनेसमैन हैं, वो सपोज़ एब्रॉड के, जैसे हमने कहा था फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपी है, वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ से रिटर्न ज़्यादा है, तो यहाँ से आउटफ्लो ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी कभी दिखाई देता है। मल्टीनेशनल्स हैं, वो अपने ऑपरेशंस को वाइडर करने के लिए अपने बिजनेसेस को एक्सपांड करते हैं। जैसे हमने कहा हॉरिजॉन्टल इन्वेस्टमेंट, उसमें अगर वो ज़्यादा कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आउटफ्लो होता है, तो ये आपके बीओपी को हर्ट करता है। तो जितने भी एमएनसी की अर्निंग्स हैं या इंपोर्ट हैं वो हमेशा हर्ट करती हैं होस्ट कंट्रीज़ को, और वो क्योंकि उनके बीओपी के कैपिटल अकाउंट पे हमेशा इफ़ेक्ट करता है, यानी हमारा थोड़ा अनफेवरेबल बीओपी दिखाई देता है। नेक्स्ट रहता है दैट इज़ लोकल स्मॉल एंड रूरल बिजनेस। अब जब हम कहते हैं लोकल स्मॉल एंड रूरल बिजनेस, अब बच्चों जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है तो हमने क्या देखा, ये ज़्यादातर हमें कहाँ दिखाई देता है, हमने देखा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने देखा, बैंकिंग में देखा, ट्रांसपोर्ट में देखा, हमारा आईटी वर्ल्ड है, हमारा कंप्यूटर्स का सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे। बराबर बच्चों? अच्छा, ब्रॉडकास्टिंग हो या रेलवेज़ हो, यहाँ पे आपका दिखाई देता है, एवरीवेयर वो दिखाई देता है। लेकिन जहाँ पे छोटे बिजनेसमैन आते हैं या रूरल एरियाज़ आते हैं, रिटेल लेवल पे बिजनेसमैन आते हैं, दे नेवर गेट मच बेनिफिट ऑफ एफडीआई। उनको इनका ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उनकी कैपेसिटी कम है फंड्स को इन्वेस्ट करने की, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो तो बिलियंस और मिलियन डॉलर्स में इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो जनरली दे डू नॉट गेट द मच बेनिफिट ऑफ दिस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो लोकल हो, स्मॉल या रूरल बिजनेसमैन हो, या हम बैकवर्ड एरियाज में देखते हैं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हैं, माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलता। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट है, हम देखते हैं दैट इज़ सोशल इम्पैक्ट। अब सोशल इम्पैक्ट, अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हमने सोशल डेवलपमेंट देखा था बच्चों, लेकिन यहाँ सोशल इम्पैक्ट को उन्होंने लिमिटेशन के फॉर्म में लिया है। क्यों? क्योंकि जब हम एफडीआई का इम्पैक्ट देखते हैं, जहाँ पे उन्होंने देखा हायर वेजेस मिला, हायर इनकम मिला, हमने कहा इनकम ज़्यादा मिला, इन्वेस्टमेंट मिला, लेकिन टू अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन, जहाँ पे वो इन्वेस्ट हुआ, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं, जो हाईली ट्रेंड स्टाफ है, जो पढ़े लिखे हैं, टेक्निकली स्ट्रांग है, उन पॉपुलेशन का हमने क्या देखा, इनकम लेवल बढ़ा, उनका ट्रेनिंग और स्किल्ड लेवल, एफिशिएंसी लेवल हाई है, इसके लिए उनको पेमेंट अच्छा मिला। लेकिन हमने क्या देखा, जो लोग इतने हाईली एजुकेटेड नहीं हैं, जैसे अभी अभी हमने कहा जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं, उनको एफडीआई का इतना बेनिफिट नहीं मिला क्योंकि उनको उतनी एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है, वो हाईली स्किल्ड स्टाफ नहीं है। तो इसके लिए सोशल इम्पैक्ट ये भी दिखाई देता है।
क्योंकि जो स्मॉल पोर्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन है उनको बेनिफिट मिलता है बिकॉज ऑफ एफडीआई, और उनको ही वो ट्रेनिंग देते हैं, उनको ही एम्प्लॉयमेंट देते हैं ताकि वो ज़्यादा एजुकेटेड हो जाए। और इसके लिए मैंने क्या कहा, जो अर्बन क्लास है, जो हाईली एजुकेटेड है, हाईली स्किल्ड है, हाईली एफिशिएंट है, उनको बेनिफिट मिलता है, बाकी बचे हुए उनको उतना बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इसके लिए थोड़ा बहुत सोशल इम्पैक्ट भी आता है जो नेगेटिवली अफेक्ट करता है। नेक्स्ट रहता है कल्चरल इफेक्ट, यानी कल्चरल इम्पैक्ट भी आता है। अब ये किस एंगल से आता है? जब हम कहते हैं कल्चरल इम्पैक्ट, तो ये क्या होता है, जब हम एफडीआई देखते हैं तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर हम देखते हैं जो किया जाता है वो हमारी इकोनॉमी में ऐसे सेक्टर्स में करते हैं जो हमारे नॉन ट्रेडिशनल गुड्स जो हैं वो बनाते हैं। इसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, और वही नॉन ट्रेडिशनल गुड्स हमारी इकोनॉमी से एक्सपोर्ट होते हैं। जैसे हमने इंजीनियरिंग गुड्स कहा बच्चों, हमने शुगर कहा, केमिकल इंडस्ट्रीज़ देखो, इलेक्ट्रिकल गुड्स जो है वो देखो, जेम्स एंड ज्वेलरी, अनप्रोसेस गोल्ड है वो भी एक्सपोर्ट होता है, लेदर के गुड्स हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं। तो ये नॉन ट्रेडिशनल गुड्स हैं। अब ऐसे नॉन ट्रेडिशनल गुड्स में आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा तो ये कल्चरल इम्पैक्ट आता है, यानी जो कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक्सपोर्ट करने चाहिए वो नहीं होते हैं, यानी सम इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, सम न्यू टेक्नोलॉजी जहाँ से फॉरेन कंट्री से जो आते हैं वैसे ही गुड्स हम बनाते हैं। जैसे मैंने कहा इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ये जेम्स एंड ज्वेलरी जो आजकल आयरन स्टील है, वैसे गुड्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, वहीं से कमाने की कोशिश करते हैं। तो नॉन ट्रेडिशनल गुड्स हुआ वहीं से कमाते हैं, यानी हमारा एफडीआई का क्या है, नेगेटिव इफेक्ट, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट कहाँ है बच्चे, इट इज़ टोटली डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नॉन ट्रेडिशनल गुड्स। तो ये कल्चरल इम्पैक्ट लाता है जो नेगेटिव है। ओके बच्चों, एंड इट आल्सो है, जब कल्चरल आपका इम्पैक्ट नेगेटिव है यानी हमारे सराउंडिंग्स पे, इन्वायरमेंट पे भी नेगेटिव इफेक्ट आता है। नेक्स्ट है कंपटीशन। अब यहाँ पे जो कंपटीशन है, ये जो थ्रेटन है वो क्या है, आपकी इकोनॉमी में हमने देखा कंपटीशन एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखा, और वही कंपटीशन हम नेगेटिव में भी देख रहे हैं बच्चों। यहाँ कंपटीशन आपकी इकोनॉमी में हम इनकरेज देखते हैं, बराबर। अब यहाँ पे आपका कंपटीशन लेवल बढ़ा बिकॉज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आपकी क्वालिटी बेटर हुई, आपकी इकोनॉमी में अगर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर मोनोपोलिस्टिक पोजीशन एंजॉय करते हैं तो वो कम हो जाता है, क्योंकि कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, बराबर बच्चों। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन थ्रेट के फॉर्म में आती है। थ्रेट के फॉर्म में क्यों? क्योंकि जब एफडीआई आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्ट होती है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में नहीं मिलती हैं। न लोकल बिजनेसमैन को इसका फ़ायदा मिला, न रिटेलर्स को इसका फ़ायदा मिला, न किसी रूरल बिजनेसमैन को फ़ायदा मिला। फ़ायदा किसको मिला? जो बड़े बड़े एमएनसीज़ वाले बिजनेसमैन हैं, लार्ज बिजनेसमैन हैं, उनको फ़ायदा मिला। यानी अगर हम लोग दूसरे मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसमैन देखें, उनके लिए ये क्या है, कंपटीशन क्या है, इनवैलिड ग्राउंड पे है, यानी जस्टिफाइड नहीं है, यानी उनके लिए वो क्या बन जाता है, थ्रेट। क्योंकि एफडीआई का कोई बेनिफिट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं या माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं, या हम लोग कहें टाइनी यूनिट्स हैं, रूरल एरियाज़ हैं, रिटेल बिजनेसमैन हैं, स्मॉल बिजनेसमैन है, उनको नहीं मिलता है। तो फॉरेन डायरेक्ट मैन उनके लिए क्या बन जाता है, उनके लिए एक थ्रेट बन जाता है। वो उस कंपटीशन को, यानी एक तरफ बड़े बिजनेसमैन जिनका एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और दूसरे उनके पास कोई भी एफडीआई का सपोर्ट नहीं है, तो बट नेचुरली ये जो स्मॉल बिजनेसमैन है दे कैन नॉट फेस कंपटीशन विद द जो दूसरे बिजनेसमैन है जिनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है। तो ये लोग इनके साथ कंपटीशन फेस नहीं कर पाते हैं। तो दिस बिकम अ थ्रेट फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, या दिस बिकम अ थ्रेट फॉर स्मॉल एंड रूरल बिजनेस, फॉर हैंडीक्राफ्ट एरियाज, उनके लिए वो क्या बन जाता है, थ्रेट। ओके बच्चों, नेक्स्ट है इनएप्रोप्रिएटेड टेक्निक्स। अब ये भी हमें इकोनॉमी में दिखाई देता है, इनएप्रोप्रिएटेड टेक्निक्स। ये क्या होता है? क्योंकि फॉरेन के जो टेक्निक्स हैं या जो टेक्नोलॉजी या जो मेथड्स हैं जो हम अपने इकोनॉमी में लेके आते हैं, सम टाइम दे डू नॉट सूट,
या दे डू नॉट अप्रोप्रिएट एज पर द लोकल नीड्स ऑफ आवर इकोनॉमी, वो हमारे इकोनॉमी के लोकल नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। यानी अगर हमारे लोकल नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, यानी वो क्या लेके आएंगे, नेगेटिव इफेक्ट, यानी वो ज़्यादा डिमांड नहीं होंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फॉरेन से अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बाद हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस होने लगती है, लेकिन वो मेजॉरिटी पर्सन जो है वो यूज़ नहीं करते, वो उन्हें पसंद नहीं आती है, तो सम टाइम इट विल बिकम द इनएप्रोप्रिएट टेक्निक्स। ये ऐसे हो जाता है क्योंकि सम टाइम इट बिकम इनएप्रोप्रिएट। क्यों कहा? क्योंकि वो फॉरेन टेक्निक्स जो है इट मे प्रूव इनएप्रोप्रिएट फॉर द लोकल नीड्स। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं कि हम स्टारबक्स का हम लोग कॉफ़ी देखते हैं, अब नियर अबाउट 400, 500, 600 का प्राइस रहता है बच्चों। अब अगर ये हम नीड्स देखेंगे तो इट विल सेटिस्फाई ओनली द अर्बन नीड्स बच्चों, बराबर। लेकिन अगर हम रूरल नीड्स देखें तो क्या उनका पॉकेट मनी उनको अलाउ करेगा कि दे विल स्पेयर, ये दे विल स्पेंड 400, 500 फॉर 1 कप ऑफ कॉफ़ी? नो, दे विल नॉट। तो सम टाइम वो कहीं कहीं पे इनअप्रोप्रिएट होती है। इसके लिए वो दिखाई कहाँ देगा? जो एक पॉश एरिया होगा, जो एक रिच लोकेलिटी रहेगी, वहाँ पे दिखाई देगा। तो सम टाइम इट विल बी इनअप्रोप्रिएट टेक्निक, कहीं कहीं पे ऐसे होते हैं। या अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में देखें तो जो उनके टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उनकी स्पीड का लेवल है, वो एज़ पर देयर डेवलप्ड कंट्रीज़, उनके रोड्स, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स इतने बेस्ट है, वाइडर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे सूटेबल है। लेकिन वो स्पीड, वो लेवल हमारे शायद इकोनॉमी के इंफ्रास्ट्रक्चर को उतना सूट नहीं करे, ऐसे भी हो सकता है। तो इसके लिए इनएप्रोप्रिएट टेक्निक्स, कभी कभी वो हमारे लोकल नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करता है एंड इट विल ब्रिंग द नेगेटिव इफेक्ट। ओके बच्चों, लास्ट, लैक ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। अब देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट जो होगा वो यही हम शुरू करने वाले हैं। पहले हम लोग देखेंगे FIPB पे, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी इकोनॉमी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या अलग अलग पॉलिसीज़ हम फॉलो करते हैं। तो अगर आपकी इकोनॉमी में जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है तो एक आता है ऑटोमेटिक रूट से। ऑटोमेटिक रूट्स यानी जितनी परसेंटेज आपको अलाउ किया है, अगर आप उसी परसेंटेज के लेवल पे कर रहे हो, जैसे हमने कहा था कि 100% आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आप माइनिंग में हो, आप एयरलाइंस में हो, आप IT में हो, आप फूड सेक्टर्स में हो, आप 100% कर सकते हो, वो ऑटोमेटिक है, आप कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे 49% है वहाँ पे भी ऑटोमेटिकली आप आ सकते हो। लेकिन अगर मोर देन 49% जाना है तो गवर्नमेंट का अप्रूवल यानी परमिशन इज़ ज़रूरी, तो वो चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए लैक ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, कहीं कहीं पे अगर गवर्नमेंट का या रेगुलेशंस को उन्होंने फॉलो नहीं किया तो सम टाइम वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए FDI कैन ओनली बी इम्प्लीमेंट व्हेन द रिक्वायर्ड रेगुलेशन टू प्रोटेक्ट द कंट्री। हमें अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम फॉलो करते हैं, और वही सब हम चीज़ें पढ़ेंगे भी बच्चों कि किस तरह की रेगुलेशंस को हम आफ्टर 1991 के बाद फॉलो करते हैं। देयर आर मेनी केसेस वेयर वी ऑब्जर्व, जहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि दे आर मिस यूजिंग आवर रूल्स एंड रेगुलेशन, एक्सप्लॉइटिंग ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज, वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं। यानी एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है, वाटर पोल्यूशन ज़्यादा होता है, जो एक्चुअली उनको प्रोहिबिटेड है। उन्हें रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन मेथड को, प्रोसीजर को, प्रोसेस को फॉलो करना है ताकि आसपास के एनवायरनमेंट को कोई इफ़ेक्ट नहीं हो। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि हमारे गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनको वो निगलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हमें इकोनॉमी में, जब हमारी इकोनॉमी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम फॉलो करते हैं तो एटलीस्ट गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को भी फॉलो करना है ताकि इन्वायरमेंट को अफेक्ट नहीं हो, नेचुरल रिसोर्सेस मिसयूज़ नहीं हो, हम लोग इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट नहीं करें। तो इस तरह से क्या कहता है, FDI कैन ओनली बी इम्प्लीमेंट्स रिक्वायर्ड रेगुलेशन, क्यों? To protect the country. There are many cases where we observe exploitation of natural resources due to lack of government के regulation.
अगर गवर्नमेंट अपने प्रॉपर रेगुलेशंस फॉलो नहीं करती है, प्रॉपर मॉनिटर नहीं करती है, प्रॉपर उनका इंस्पेक्शन नहीं करती है, उनके फैक्ट्रीज़ में नहीं जाके देखती है कि किस तरह की टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनके एमिशन की वजह से जो फ्यूम या जो स्मोक है वो रिलीज़ हो रहा है, वो कहीं एयर पोल्यूशन तो नहीं लेके आ रहा है, या सपोज़ हॉट वाटर जो वो रिलीज़ कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं नियर बाय लेक्स और रिवर में, वो कहीं पे थर्मल पोल्यूशन तो क्लियर नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ें देखना है। और अगर गवर्नमेंट ने उन रेगुलेशंस को निगलेक्ट किया तो दे विल एक्सप्लॉयट अवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड दे विल रिजल्ट इन पोल्यूशन। तो इस तरह से हमारी इकोनॉमी को डैमेज भी हो सकता है। ओके बच्चों, तो ये है लिमिटेशन या कॉस्ट ऑफ एफडीआई, जिसको हमने क्या कहा, डिपेंडेंसी ओवरऑल डाइवर्जन बहुत हो रहा है, यानी हम अपने डोमेस्टिक इकोनॉमिक प्लान्स को हम डाइवर्ट कर रहे हैं टुवर्ड द एफडीआई एक्टिविटी। ट्रेड बैलेंस या बीओपी, यानी बीओटी और बीओपी दोनों क्या हो रहे हैं बच्चों, नेगेटिव। लोकल स्मॉल और रूरल बिजनेस को हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे क्योंकि वहाँ पे एफडीआई ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं होता है। सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट भी समटाइम नेगेटिव हमें दिखाई देता है। कंपटीशन होती है क्योंकि ये कंपटीशन फेस नहीं कर पाते हैं बड़े बिजनेसमैन एमएनसीज जिनके पास एफडीआई की न्यू टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, और इनअप्रोप्रिएट टेक्निक्स हैं समवेयर वी फाइंड कि दे डू नॉट सेटिस्फाई द लोकल नीड्स एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस अगर प्रॉपरली फॉलो नहीं किए तो इट मे एक्सप्लॉयट आवर नेचुरल रिसोर्सेज। ओके बच्चों, तो 10 हमने किए ऑल द बेनिफिट और 10 हमने किए लिमिटेशन। आपको लिखने एनी 7 to 8 पॉइंट्स एज पर योर ओन कन्वीनियंस। Okay बच्चों, so if you like this video, you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.